हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग यहाँ पर क्रैश कोर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, आनुवंशिकी और जैव विकास के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना कि प्रजनन द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है और प्रजनन जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। जो संतान उत्पन्न होता है वो अपने पेरेंट्स के समान होते हुए भी उसमें कुछ अलगपन होता है, वो एक अलग तरह से नजर आता है और जिससे उसकी अलग पहचान बनती है। तो यह जो है अलग तरह से जो उसकी अलग पहचान होती है वो किसके कारण होता है, उसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक्स होगा, सबसे पहला टॉपिक्स होगा, दूसरा होगा मेंडल का योगदान, तीसरा टॉपिक्स होगा विभिन्नता, चौथा लिंग निर्धारण और पांचवा जो है जैव विकास। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जैव विकास में कुछ सब टॉपिक्स हैं उस पे जो हम विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में जो है इससे और जो आपको जाकर के ये लिंग निर्धारण से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो अब आप आते हैं हम आनुवंशिकता पर। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता प्रत्येक जीव लैंगिक जनन के समय, जब लैंगिक जनन करता है तो वे अपने लक्षणों को अपने उस जनन से जो है उसके पेरेंट्स से जो है उसके बच्चों में आता है। लैंगिक जनन के समय वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। ये आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में एक अंतर है कि यह एक जीव विज्ञान का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकता में जो है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि यह स्थानांतरण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, क्या इसके कुछ नियम हैं, कायदे हैं। इसी संबंध में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना योगदान दिया, अपना प्रयोग किया और उन्होंने सबसे पहले जो है मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना? मटर के पौधों को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे जो है एक वर्षीय होते हैं, उनका लाइफ पीरियड जो है छोटा होता है, कम होता है और शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं, उन्हें पैदा किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें बहुत से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और इस प्रयोग द्वारा उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए। मेंडल ने जो मटर के पौधों को चयन किया था उसमें 7 तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे बीज की जो है झुर्रीदार है कि गोल है, बीज की लंबाई, फूल का कलर इत्यादि इत्यादि। उन्होंने ये इसीलिए इस मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल को जो है जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बराबर प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो ये इसे याद कर देंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न
प्रश्न की जो है उन्होंने मटर के किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो आपने जान गए कि मटर के पौधों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। क्योंकि यह क्रैश कोर्स है इसलिए डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले इनका शॉर्ट में एक जो है प्रयोग देखेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे पे क्या प्रयोग किया। उन्होंने मटर के पौधे 2 पौधे चुने। सबसे पहला जो था आपको जाकर के ऐसा पौधा जो एक लंबा था, प्योर लंबा, शुद्ध लंबा, और दूसरा शुद्ध नाटा। शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा, इसको इन्होंने आपको जाकर के इसमें जो है सिंबल दिया टीटी, और ये जो है इसके लिए टीटी। शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा, इससे जो गैमेट बना और इससे जो गैमेट बना एक ही तरह का गैमेट बना। ये सभी के सभी पौधे जब शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा पौधे के बीच क्रॉस कराया गया तो सभी के सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त हुए। लेकिन ये लंबाई कैसी थी? ये लंबाई एक जैसी नहीं थी, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ये सभी के सभी लंबे, उन्होंने इसको कहा प्रथम जनरेशन, फर्स्ट, इसको F1 नाम दिया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या प्रथम जनरेशन। मटर के पौधे पर जब उन्होंने ये प्रयोग किया लंबे पे कि प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे कैसे हुए? लंबे हुए, लंबे हुए। अब उन्होंने सोचा कि हमने तो नाटा लिया और लंबा लिया तो सभी लंबे कैसे हो गए। उन्होंने इस F1 पीढ़ी को फिर क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया इसका। तो लैंगिक जनन में इसके जो गैमेट बने इन्होंने देखा कि 3:1 में 3 पौधे लंबे और 1 नाटे पौधे उत्पन्न हुए। लेकिन इस 3 अनुपात में भी उन्होंने जब देखा कि 1 पौधा शुद्ध लंबा था और 2 पौधा जो है संकर लंबा था, यानी कि उसमें जो है नाटा का भी गुण था और लंबा का भी गुण था। तो यहाँ पर उन्होंने 2 तरह का प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया कि जब कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वैसे लक्षण कुछ होते हैं जो छुप जाते हैं और वैसे लक्षण जो है जो प्रकट होते हैं सेकेंड पीढ़ी में। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छुप गए और द्वितीय पीढ़ी में F2 जनरेशन में प्रकट हुए, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण छुप गए उस लक्षण को उन्होंने कहा अप्रभावी, और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए थे उन्होंने उसको कहा था प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रयोग द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया, प्रभाविता का नियम। तो चलिए, आपने अभी देखा था मेंडल के प्रथम नियम को कि उन्होंने देखा कि जब 2 गैमेट एक ही तरह के शुद्ध
पौधों को क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में जो है वो आपको जा करके, जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, जो संतान प्राप्त हुआ वे सभी के सभी जो है लंबे हुए थे। कैसे हुए थे? लंबे हुए थे। लेकिन जब इन्हीं लंबे पौधों को स्वपरागण कराया गया, तब जो हमारा रेशियो जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर तो 100% लंबे हो गए थे, लेकिन जब इन्हें ही जब क्रॉस कराया गया तो हमारे सभी के सभी पौधे जो है, ये जो है दो तरह के कैरेक्टर यहाँ पर है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये साथे हैं, ये लंबे हैं। जब ये गैमेट बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, तो यहाँ पर जो सेकेंड पीढ़ी में जो हमारा जो है संतान प्राप्त हुआ, उसका अनुपात था 3:1। मतलब कहने का मतलब कि 3 ठो लंबे थे और 1 ठो नाटा था। लेकिन ये नाटा जो आया, जो प्रथम पीढ़ी में छूट गया था, प्रथम पीढ़ी में वो छूट गया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपना ये द्वितीय पीढ़ी में प्रदर्शन किया, है ना। ये जो द्वितीय पीढ़ी में अपना प्रदर्शन किया, ये आपको जा करके मेंडल ने जाना कि यहाँ पर जो है एक अलग तरह का नियम उसके लिए प्रतिपादित किया, जिसे जो है पेरिटी ऑफ गैमेट का नाम दिया था। यहाँ पर इसका जीनोटाइप रेशियो जो है वो आपको जा करके 1:2:1 है, यानी कि एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और एक शुद्ध नाटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन्होंने जब दो गुणों को लिया तब क्या रिजल्ट आया हमारा। अभी आपने देखा, आपको जा करके मोनोहाइब्रिड ग्रोथ हमने देखा कि एक ही तरह एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लंबा और नाटा लेकर के किया। उसके बाद मेंडल ने जो है अब एक दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक जोड़े में लेकर के किया, तो जिसे उन्होंने द्विसंकर का नाम दिया। द्विसंकर, एक संकर, द्विसंकर, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। तो द्विसंकर में उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। पहला जो है शुद्ध लिया आपको जा करके गोल और येलो, राउंड और येलो, और दूसरा शुद्ध लिया उन्होंने आपको जा करके रिंकल्ड और ग्रीन। जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद गैमेट बने, तो ये बना एक गैमेट RY और दूसरा स्मॉल r और स्मॉल y। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जेनरेशन में जो हमारे प्रोजेनी या संतान उत्पन्न हुई, वे सभी के सभी जो है राउंड येलो उत्पन्न हुए। लेकिन ये राउंड येलो संकर थे। क्यों संकर थे? क्योंकि यहाँ पर जो है रिंकेड और ग्रीन जो है अप्रभावी लक्षण थे, वे छुप गए, और जबकि गोल और जो है येलो प्रभावी लक्षण थे। प्रथम जेनरेशन में जो है, फर्स्ट जेनरेशन में वे प्रकट हुए। अब इस फर्स्ट जेनरेशन को स्वपरागण जब मेंडल ने कराया, तो हमारे जो गैमेट प्राप्त हुए वो जो है ये 4 तरह के गैमेट हुए, और इन्होंने जब उससे स्वपरागण कराया तो ये हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ F2 जेनरेशन में, वो इस प्रकार प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए हमारा F2 में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ 9:3:3:1। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, इसे इस चार्ट द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ये जो है 16 खाने का चार्ट बना देंगे, और उस पे जो है जो फर्स्ट जेनरेशन के गैमेट थे मियोसिस डिवीजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद, दोनों तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं RY, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, इस तरह से लिख दिया। जब क्रॉस कराएंगे, जैसे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 करा करके देखते हैं।
यहाँ पर देखते हैं ये स्मॉल आर है और यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है। तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। तो ये हमारा किसका हो गया, राउंड का। अब यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल वाई मतलब कि जो है हमारा येलो जो है स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन पे जो है प्रभावी है, इसलिए यह प्रोजेनी जो है, यह संतान जो है हमारा जो है कैसा होगा, राउंड येलो। एक और क्रॉस करा के देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा सभी जो है स्मॉल गैमेट है, यहाँ पर जो है हमारा जो है रिंकेल है और ग्रीन है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है रिंकेल और येलो है। तो यहाँ पर जब कराते हैं तो दोनों स्मॉल आ गए, दोनों आ, और यहाँ पर कैपिटल वाई है और यहाँ पर स्मॉल वाई है। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा फिनोटाइप इसका क्या हो गया, हमारा जो है पहला लक्षण इसका रिंकेल और येलो। तो इस तरह से जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला ये हो गया आपको जाकर के गोल पीला, गोल पीला देते हैं। ये हमारा गोल पीला एक हो गया, ये भी हमारा गोल पीला हो गया। चलिए इसको भी देखिए, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, ये भी गोल पीला हो गया, ये भी हमारा गोल पीला हो गया, ये भी हमारा गोल पीला हो गया, ये भी हमारा गोल। अब यहाँ पर गोल पीला नहीं होगा, ये गोल होगा और ये क्या हो गया, ग्रीन। गोल हरा, गोल हरा एक हो गया, ये हमारा गोल पीला हो गया, ये हमारा आपको जाकर के गोल हरा हो गया। यहां पर देखते हैं गोल पीला हो गया, ये भी हमारा जो है गोल पीला हो गया, ये हमारा आपको जाकर के रिंकेल यानी कि झुर्रीदार और पीला हो गया। इसको यहां लिख देते हैं, झुर्रीदार पीला। यहाँ पर आ गया झुर्रीदार पीला, ये भी आपको जाकर के झुर्रीदार पीला, ये हमारा गोल जो है पीला हो गया, ये भी हमारा गोल और हरा हो गया, गोल हरा। और ये हमारा आपको जाकर के झुर्रीदार पीला हो गया। और ये जो लास्ट वाला है आपको जाकर के झुर्रीदार और हरा। अब इस तरह से अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, ये आपको जाकर के 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो हमारा जो रेशियो जो प्राप्त हुआ सेकेंड जनरेशन का जो बाह्य लक्षण का, वो हमारा 9:3:3:1 हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रथम जनरेशन जो पेरेंट्स जो थे, ये आपको जाकर के यहाँ पर शुद्ध थे, द्वितीय जनरेशन में वो भी शुद्ध प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो शुद्ध प्रथम जनरेशन में पेरेंट थे, यहाँ पर भी हमारा शुद्ध पेरेंट्स प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मेंडल ने जो है एक अन्य नियम दिया, जिसको हम कहते हैं आपको जाकर के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण जानने से पहले हम जान लें कि लिंग निर्धारण अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से होता है। स्नेल्स में जो है जो घोंघा होता है, घोंघोर, उसमें जो है लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान ज्यादा
मादा हुआ तो आपको जाकर के मादा होगी। अगर तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच में रहता है तो वो नर और मादा कुछ भी हो सकता है, तापमान कम होने पर वो मादा। इसी तरह कुछ पक्षियां भी जो है उसमें भी लिंग निर्धारण पर जो है उसके लिए वहां पर हम देखते हैं कि मादा ज्यादा उत्तरदायी होती है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से फोकस करना है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इससे क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इस 23 जोड़े में जो है 22 जोड़े एक जैसे होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, जबकि एक जोड़ा जो है गुणसूत्र अलग तरह का होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि नर में कौन सा गुणसूत्र होता है और मादा में। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाए हैं ना, वहां पर देखते हैं कि नर जो होता है मनुष्य उसमें XY जो है गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में जो है XX गुणसूत्र होते हैं। जब मियोसिस सूत्री विभाजन के बाद जब गैमेट बनता है तो दो गैमेट बना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक में X आया आपको जाकर के गुणसूत्र और एक में Y आया। मादा में देखते हैं एक ही तरह का गैमेट बनता है जिसमें X जो है गुणसूत्र होता है। जब हम आगे चल बढ़ते हैं, जब इनमें जो है निषेचन की क्रिया होती है आफ्टर निषेचन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि X गैमेट जो है X जो है गुणसूत्र वाला जो है शुक्राणु जो है X ओवम के साथ जब फर्टिलाइज करता है तब जो है हमारा X निषेचित अंडा बनते, निषेचन के बाद जो है गैमेट बनता है, ये जो बनता है और ये हमारा मादा उत्पन्न करेगा। जबकि Y गुणसूत्र वाला गैमेट जो है जब अंडा X अंडे के साथ जब निषेचित होगा तो हमारा जो जाइगोट बनेगा वो हमारा जो है वो है जाइगोट नर बनेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक्स के निर्धारण में मेल का जो है मनुष्य में मेल का ज्यादा योगदान है। जब यहाँ पर Y गुणसूत्र जब रहेगा तभी वो नर होगा, और जहाँ पर X मेल गैमेट से आएगा वहां पर वो मादा होगा। तो हम लोग को यहाँ पर ज्यादा देखना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे पहला कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है और बार बार पूछता है कि किसमें जो है शुद्ध गुणसूत्र होते हैं। तो मादा में जो है गुणसूत्रों का जोड़ा जो है शुद्ध होता है और वो जो है X होता है। ये बराबर पूछता है कि किसमें जो है किस मनुष्य के नर में या मादा में शुद्ध गुणसूत्र होते हैं, शुद्ध लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पूछता है कि मादा में जो है X गुणसूत्र होता है, जबकि जो है नर में जो है X और Y दो विपरीत तरह के गुणसूत्र होते हैं। चलिए अब एक इस चैप्टर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स हम लोग देखेंगे जैव विकास। जैव विकास जीवों की उत्पत्ति इस धरती पे कैसे हुई, उनके पूर्वज कौन थे, इसके बारे में इस चैप्टर में इस टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, जीवाश्म से, समजातन और समरूपम। ये तीन टॉपिक से बराबर क्वेश्चन आपको आते हैं और इसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैव विकास के संबंध में चार्ल्स डार्विन ने एक अपनी पुस्तक यात्रा पे जब निकले थे दक्षिण अमेरिका के लिए,
तो वहां से यात्रा करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है। जैव विकास में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इस पुस्तक से बराबर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने लिखा। तो इसको रचयिता है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने कहा कि जैव का विकास, जीवों का विकास जो है, पूर्वजों, उसके पूर्वज जो है सरल जीव थे, और सरल जीव से वे जो है आज जटिल अवस्था में जो पहुंचे हैं, तो कैसे पहुंचे हैं इस पे उन्होंने चर्चा की थी। हम यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, और जब प्रचुर संतान उत्पन्न होंगे, बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न होगा, तो उनमें आपस में जो है संघर्ष होता है। जीवों में आपस में संघर्ष होता है। यह संघर्ष 2 तरह का होता है। पहला है अंतरजातीय और दूसरा अंतरजातीय, अपने जातियों के बीच में भी और दूसरे जातियों के बीच में। अब इस संघर्ष में जो बच जाता है, इस संघर्ष में जो सरवाइव करता है, तो उसको उन्होंने कहा कि योग्यतम जीवों की उत्तरजीविता, योग्यतम जीवों की उत्तरजीविता, जो बच गया यानी कि जो योग्य हुआ वही इस धरती पे रह सकता है चार्ल्स डार्विन के अनुसार। और उन्होंने नियम दिया प्राकृतिक वर्णवाद का। तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है कि प्राकृतिक वर्णवाद का नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन थे। उन्होंने कहा कि जब जीवन संघर्ष होता है और उस संघर्ष में जो जीव सरवाइव करता है वही योग्य होगा और उसी का प्राकृतिक वर्ण करेगा, सिलेक्ट करेगा, किसके लिए, रहने के लिए, है ना। और इस तरह से वो प्राकृतिक, जब वो वर्णवाद हो गया तो वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालता है और इस तरह से नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये चार्ल्स डार्विन ने कुछ सुझाव दिए थे कि जीवों में इस तरह से होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ से हम एक देखेंगे दूसरा टॉपिक, जैव विकास के प्रमाण। तो जैव विकास के प्रमाण पे देखते हैं जीवाश्म। इससे क्वेश्चन आता है, एग्जांपल से आर्कियोप्टेरिक्स, उससे बराबर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला कि जीवाश्म है क्या। तो पूर्व के जीव जंतु जो है जब वे मरते हैं तो उनके छाप या अवशेष धरती के अंदर छाप के रूप में पड़े रहते हैं, उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास का एक प्रमाण है, वो बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। जैसे यहाँ पर हमने एक पक्षी का जिक्र किया, एक जीव का जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, वो जो है उसे कनेक्टिव लिंक ऑफ बर्ड्स और रेप्टाइल्स के नाम से रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स ये एक ऐसा जीव था जिसका आकार पक्षी जैसा था, तो कहा गया ये उड़ता था, तो कहा गया कि ये पक्षी होगा। लेकिन इसमें जो है इसके चोंच में दांत थे और इसमें पूंछ था, इसलिए इसे कहा गया कि आपको जाकर के ये रेप्टाइल्स है। तो इसीलिए जो है रेप्टाइल्स सरीसृप और पक्षी
सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी के रूप में माना गया है। किसे? आर्कियोप्टेरिक्स को। ये जो है क्यों माना गया? क्योंकि जो है ये इसमें पंख थे तो इसे पक्षी माना गया, ये पक्षी के जैसे थे। दूसरा था कि इसमें जो है चोंच में दांत था और पूंछ था, इसीलिए इसे रेप्टाइल्स भी माना गया। तो इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना गया है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा समजात अंग। समजात समजात अंग में देखते हैं, सम मतलब समान, जात मतलब उत्पत्ति से है। तो जिस अंग की उत्पत्ति एक समान है उसे हम कहेंगे समजात अंग, जिसकी उत्पत्ति एक समान है। जैसे हम देख लें कि पक्षी के अगले पंख जो है अगला पाद है, मनुष्य का अगला हाथ, ये सभी जो है समजात अंग है क्योंकि इनकी रचना एक समान है। इनकी रचना जब हम देखेंगे तो एक समान है, इसीलिए इसे समजात अंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं रचना एक समान हो, जिसकी उत्पत्ति और एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग। अलग अलग उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैंने बताया कि पक्षी का अगला पैर, चमगादड़ का आपको जाकर के पंख, चमगादड़ का पंख, पक्षी का अगला पाद, मनुष्य का अगला हाथ, है ना, ये सभी जो है समजात अंग है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है समरूप या समविकृति। इसे समरूप या समविकृति भी कहते हैं, समरूप या समविकृति या एनालोगस अंग। वैसे अंग जिसके कार्य तो एक समान हो लेकिन उत्पत्ति अलग है, जिसके कार्य एक समान हो जिसके कार्य परंतु उत्पत्ति अलग हो उसे समजात समरूप अंग कहते हैं। जैसे अब देख लिए हम समजात अंग किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति और रचना एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का अग्रपाद, चमगादड़ और पक्षी के मनुष्य, चमगादड़ और पक्षी के अग्रपाद। अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति तो एक समान देख लिए, कार्य कैसे, मनुष्य का
अग्रपाद का काम है पकड़ना, भोजन करना और ये सब। चमगादड़ का अग्रपाद का काम है कि वो जो है वो उड़ता है उससे, और पक्षी का अग्रपाद वो उससे उड़ता है। तो यहाँ पर उसका कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम समरूप, जिसे हम समृद्धि भी कहते हैं, जिसके कार्य एक समान हो परंतु उसकी उत्पत्ति अलग। अब यहाँ पर देखें तितली के पंख और पक्षी के पंख, वो दोनों का काम एक जैसा है, दोनों का काम है उड़ना, वे उसके द्वारा वे उड़ते हैं, परंतु उनकी रचना जो है अलग, उनकी रचना अलग अलग है, इसीलिए इसे हम समरूप कहते हैं। बस, तो आगे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अध्ययन करेंगे।